हेलो फ्रेंड्स। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। ये हमारी सेकंड क्लास होगी जूनियर असिस्टेंट के लिए इतिहास की, वो भी मॉडर्न हिस्ट्री की। ठीक है। जो लोग भी बीपीओ की तैयारी कर रहे हैं, बीपीओ की भी सारी क्लासेज इसी चैनल पे पड़ी हुई हैं, अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग उसको जाके देख सकते हो। आज का हमारा टॉपिक क्या है? उत्तरवर्ती मुगल शासक। उत्तरवर्ती क्या होता है? जो औरंगजेब की मृत्यु के बाद आए हैं। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। अगर मुगल साम्राज्य का सबसे ज़्यादा विस्तार देखो तो इसी के समय मिलेगा, औरंगजेब के। और सबसे ज़्यादा विद्रोह इसके समय मिलेंगे, और इसकी मृत्यु के बाद पतन भी होना शुरू हो जाएगा। कुछ ही समय बाद आप देखोगे कि साम्राज्य दिल्ली के आसपास तक सिमट गया। तो वही सारे देखेंगे कि औरंगजेब के बाद कौन कौन से मुगल शासक आए। इसके बाद हम अवध के कुछ शासक देखेंगे और बंगाल के शासक देखेंगे। चूंकि क्लास बहुत ज़्यादा लंबी ना हो, तो सारे जितने भी आपके स्वतंत्र राज्य हैं उनको नहीं लिया है, बंगाल तक किया, अगली क्लास में आ जाएंगे। अभी चूंकि आपकी स्टार्टिंग की क्लासेज चल रही हैं तो ये अल्टरनेट डे पे आ रही हैं। किसी को भी ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि क्लासेज कैसे कंप्लीट होंगी। इस मंथ के बाद अगर ज़रूरत पड़ेगी तो पर डे क्लास आएगी, जब ज़रूरत पड़ेगी तो एक दिन में 2 क्लासेज भी आएंगी, ये ध्यान रखना। तो आराम से आप पढ़िए। शुरुआत में क्या होता है कि जब नई नई चीज़ें होती हैं, समझ बनानी होती है, तो थोड़ा स्लो चलना होता है। जब आपकी एक समझ बन जाती है तो उसके बाद हम स्पीड अप कर देंगे चीज़ें। ठीक है। अब देख लेते हैं। 3 मार्च 1707 को क्या हुआ? औरंगजेब की मृत्यु हो गई। कहाँ पे? अहमदनगर में, महाराष्ट्र। यहाँ पे इसकी मृत्यु हो जाएगी तो मुगल साम्राज्य का पतन तीव्र गति से स्टार्ट हो जाएगा। कोई भी उत्तराधिकारी उतना सक्षम अब नहीं आएगा। पहले उत्तराधिकारी कौन आएंगे? बहादुर साहब प्रथम। इनका नाम क्या था? मुअज्जम। कार्यकाल 1707 से 1712 था। 1707 में ये सामूगढ़ के निकट जाजऊ, यहाँ पे एक युद्ध होता है। इस युद्ध में आजम को ये हरा के बहादुर शाह की उपाधि के साथ बादशाह बनते हैं। मुगल शासकों की एक आप देखोगे कि विशेषता रही है कि ये क्या है, इनका कोई उत्तराधिकार का नियम नहीं था। जब उत्तराधिकार का नियम नहीं होता था तो किसी राजा की मृत्यु होती थी तो उसके जो जितने भी भाई थे, भाई क्या होते थे कि राजा जब शासक रहता था तो वो इनको अलग अलग राज्यों का सूबेदार बना देता था। जब ये सूबेदार होते थे तो इनके पास पैसा आता था, राजस्व आता था उस राज्य का। सेना रखते थे, ये पूरे राज्य का प्रशासन, एक प्रकार से गवर्नर ये होते थे। आज की डेट में सीएम मान लो। तो सबके पास अपनी सेना होती थी। जैसे ही राजा की मृत्यु होती थी, सब आपस में राजा बनने के लिए लड़ने लगते थे। तो हर एक भाई क्या करता है कि शासक बनने के लिए अपने किसी न किसी भाई का कत्ल किया है इन लोगों ने। ठीक है। ये भी सेम करेगा, आजम को हराएगा, मार देगा, और उपाधि लेगा किसकी? बहादुर शाह की। और इसी के साथ ये बादशाह बन जाएगा। दूसरा भाई कामबख्श रहता है इसी का। कामबख्श को भी ये 1709 में बीजापुर के युद्ध में मार डालेगा। इसने शांतिपूर्ण मैत्री की नीति अपनाई। सबके साथ इसने शांतिपूर्ण संबंध कायम किए। जो भी औरंगजेब के समय में जो जो काम रुके हुए थे, जैसे साहू जी को, साहू जी महाराज थे, उनको जेल में रखा हुआ था, इनको ये जेल से रिहा कर देगा और भी सारे काम करेगा। तो क्या करेगा ये? 1707 में साहू जी को कैद से रिहा करेगा। गुरु गोविंद सिंह जी जो थे, उनके साथ ही संधि कर लेगा। होली खेलने की शुरुआत करेगा, क्योंकि औरंगजेब क्या था? कट्टर इस्लाम को फॉलो करता था। तो उसने सारे त्योहारों पे, सारे म्यूजिक पे, कलाओं पे बैन लगा रखे थे। ये फिर से होली खेलने की शुरुआत करेगा और सती प्रथा का भी ये समर्थन करेगा। इसके समय में 1710 में बंदा बहादुर ने सरहिंद को जीता था। बंदा बहादुर सिख धर्म के सेनापति थे। तो इसी के समय में ये सरहिंद को जीत लेंगे। आगे चलते हैं। 1712 में लाहौर में इसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु लाहौर में होती है, लेकिन महरौली का लोहे स्तंभ आपने देखा होगा, कुतुब मीनार परिसर है, यहीं पे अलाई दरवाजा है, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे। यहीं इसको दफनाया गया। मुंतखब, मुंतखब उल लुबाब, इसके लेखक कौन है? खाफी खां। इनके अनुसार यह शासन कार्यों के प्रति घोर लापरवाह था। और जब ये लापरवाह था तो इसीलिए इसका नाम क्या था? साहे बेखबर। तो ये भी पूछ लेते हैं कि साहे बेखबर किसे कहते हैं। ये आ जाता है, सबके अलग अलग नाम। लंपट मूर्ख किसे बोला जाता था, घृणित कायर किसे बोला जाता था, ये भी याद रखना आप लोगों को। दूसरा व्यक्ति कौन था? जहांदार शाह। ये एक ही साल तक रहा है, 1712 से 1713 तक।
एक शक्तिशाली, अब देखो ये जितने भी बादशाह बन रहे हैं ये खुद बादशाह नहीं बनते हैं, इनमें बादशाह बनने की क्षमता भी नहीं है, लेकिन जो अमीर वर्ग है, अमीर क्या होता है, एक जिला का या एक क्षेत्र विशेष का एक प्रकार से सूबेदार, सूबा तो राज्य हो गया, क्षेत्र विशेष का जागीरदार मान लो, तो इसके पास भी अपना प्रशासनिक सेना होती थी, पुलिस होती थी, राजस्व इकट्ठा करता था। तो ये सारे अमीर मिलके जिसे घोषित कर देते थे वो क्या बन जाता था, शासक बन जाता था। आगे चल के आप देखोगे सैयद बंधु आएंगे, वो इतने पावरफुल हो जाएंगे कि वो चार चार राजाओं को बनाएंगे, ठीक है। तो इसने सुभाग चंद को दीवान बनाया, आजकल दीवानों के नाम पूछ देते हैं तो ध्यान रखना। और जो ईरानी था जुल्फकार खां, इसकी सहायता से बादशाह बना था और जुल्फकार खां को इसने क्या, वजीर बना दिया था। औरंगजेब ने जो 1679 में एक जजिया कर लगाया था, तो उसे इसने 1712 में समाप्त कर दिया था। जजिया कर पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया, फिर अलग अलग टाइम पे अलग अलग व्यक्तियों ने लगाया। फाइनली आपका मोहम्मद शाह तो ये है मोहम्मद शाह रंगीला, ये क्या करेगा, जजिया कर फाइनली हटा देगा, ठीक है। आगे चलते हैं। इसने आमेर के राजा सवाई जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि दी थी, और मिर्जा राजा जो सवाई जयसिंह है उन्हें सवाई की उपाधि किसने दी थी, औरंगजेब ने। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। एक इतिहासकार है ताराचंद, इन्होंने इसे क्या लंपट मूर्ख कहा है जहांदार साहब को। फर्रुख सियार जो है अगला शासक है, फर्रुख सियार 1713 में गद्दी पे बैठेगा, 19 तक रहेगा। आप लोगों को पता है 10 तक फरमान पलासी के युद्ध का कारण बनेगा, वो सब चीज़ें कौन ये जारी करेगा, फर्रुख सियार। तो फर्रुख सियार क्या करता है, सैयद बंधुओं की सहायता से इसे गद्दी से हटा देता है, बाद में इसको मरवा भी देता है। अब आते हैं फर्रुख सियार के बारे में। 1713 से 1719 के बीच में इसका शासनकाल रहा है। इसके पिता का नाम था अजीम उस्सान। तो ये अजीम उस्सान भी उत्तराधिकार का युद्ध लड़ता है और यहाँ इसकी हो जाती हत्या। तो जैसे ही अजीम उस्सान की हत्या की खबर इसके पास पहुंचती है, तो ये बंदा कहाँ रहता है, पटना में। पटना में रहेगा, वहीं पे ये खुद का राज्याभिषेक कर देगा, वहीं शासक घोषित कर देगा खुद को बादशाह। सैयद बंधुओं ने ही इसकी सहायता की थी शासक बनने में। तो सैयद बंधुओं को किंग मेकर के नाम से जाना जाता है। इन्होंने 4 मुगल बादशाह बनाए थे, तो ये भी पूछा जाता है किस किस को बनाया था। पहला था फर्रुख सियार, दूसरा था रफ़ी उद दरजात, तीसरा था रफ़ी उद दौला। ये दोनों भाई थे, ये ज़्यादा समय तक नहीं रहे, इनकी मृत्यु हो गई थी पेचिश से, रफ़ी उद दरजात और रफ़ी उद दौला की, ठीक है। लेकिन ये बने थे। और लास्ट में मोहम्मद शाह रंगीला, और जिसको ये बनाएगा, जैसे फर्रुख सियार को सैयद बंधुओं ने बनाया, आगे चल के सैयद बंधुओं पे ये अंकुश लगाने की कोशिश करेगा, मरवाने की कोशिश करेगा। बात अलग है कि नहीं मरवा पाएगा। सेम मोहम्मद शाह रंगीला का होगा कि मोहम्मद शाह रंगीला सैयद बंधुओं की सहायता से बनेगा शासक, बादशाह बनेगा, लेकिन बाद में क्या करेगा, उन्हीं के खिलाफ षड्यंत्र रचेगा और फाइनली सैयद बंधुओं को ये किनारे लगा देगा, उनकी हत्या करवा देगा। इसने क्या किया, फर्रुख सियार के बारे में बात हो रही, इसने चिनकिलिच खां को दक्कन के 6 मुगल सूबों की जिम्मेदारी दी और निजाम उल मुल्क की उपाधि भी दे दी। 1716 में बंदा बहादुर, मैंने बताया सरहिंद का जगह जीत ली थी, वही बंदा बहादुर को ये मरवा देता है, कौन, फर्रुख सियार 1716 में। 1717 में दस्तक एक फरमान जारी करता है। दस्तक फरमान क्या था, फ्री ट्रेड, बंगाल बिहार उड़ीसा में क्या करना है, फ्री आप ट्रेड कर सकते हो, वो इसने फरमान जारी किया था। सैयद बंधुओं को मारने का प्रयास किया इसने, और इसकी उपाधि क्या थी, इसे घृणित कायर भी कहा जाता है। आगे चलते हैं। फर्रुख सियार ने 1713 में जजिया कर लगाया था पहले, और बाद में इसी ने 1717 में समाप्त किया। तो जैसा मैंने बोला जजिया कर पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, किसी ने लगाया, हो सकता है उसी ने भी समाप्त किया हो या अगले ने किया हो। अंतिम रूप से जजिया कर 1720 में समाप्त हुआ था, मोहम्मद शाह रंगीला ने ये समाप्त किया था। जजिया कर क्या था, हिंदुओं पर कर था ये। आगे चलते हैं। अब अगला बादशाह देख लेते हैं, मोहम्मद शाह रंगीला। ये बहुत लंबे समय तक बनेगा, 1719 से 48 तक, यानी 29 ईयर्स तक। मूल नाम क्या था इसका, रोशन अख्तर, और बाद में मोहम्मद शाह की उपाधि से गद्दी पर बैठेगा। सैयद बंधुओं के खिलाफ षड्यंत्र रचेगा,
बाद में सैयद बंधुओं की हत्या भी करवा देगा। 1722 में इसने निजाम उल मुल्क चिनकिलिच खां जो थे, निजाम उल मुल्क की उपाधि मिली थी, इनको वजीर बनाया। वजीर बनाने के बाद लेकिन इसके दरबार में बहुत सारे षड्यंत्रकारी थे, षड्यंत्र रच रहे थे। तो ये निजामुल मुल्क क्या करेगा, इस षड्यंत्र से तंग आ चुका होगा, तो ये किसी बहाने से जाता है दक्षिण के दौरे पे, दक्कन के दौरे पे, मालवा वगैरह के बहाने से जाता है और वहीं रुक जाता है, वो वहीं का सूबेदार बन जाता है, स्वतंत्र शासक के रूप में व्यवहार करना शुरू कर देता है। बाद में मोहम्मद शाह इसको मरवाने की भी कोशिश करता है, निजामुल मुल्क को, लेकिन नहीं मरवा पाता है। और 1724 में दक्कन आ गया ये। मराठा शासक साहू जी को, कौन, मोहम्मद शाह की बात हो रही, मराठा शासक साहू जी को दक्कन के 6 प्रांतों की चौथ और सरदेशमुखी वसूल करने का अधिकार देता है। चौथ क्या होती है, 1/4 आपको क्या देना पड़ेगा, राजस्व, किस चीज के लिए, अपनी सुरक्षा के बदले, प्लस 1/10 था सरदेशमुखी, ये भी पूछा जाता है। तो मुख्य कर क्या था, चौथ था, और ये मराठे लेते थे कि मराठे उन पर हमला ना करें, इसलिए ये मराठों को कर देना होगा। इसके समय में उर्दू एवं संगीत का सर्वाधिक विकास हुआ मोहम्मद शाह के, इसीलिए इसे रंगीला भी बोला जाता था। विलासी इसका क्या था, स्वभाव था। प्रमुख संगीतज्ञ कौन थे, सदारंग तथा अदारंग। इसके विलासी आचरण के कारण इसे रंगीला कहा गया है। अब इसी समय में आप लोगों को पता हो कि नादिर शाह अब्दाली और अहमद शाह अब्दाली, सबसे पहले नादिर शाह अब्दाली आएगा, एक ही बार आएगा लेकिन तहस नहस कर देगा पूरी इंडिया को। इसके बाद अहमद शाह अब्दाली 7 बार आक्रमण करेगा, बार बार आके लूट के चला जाएगा, यहाँ शासन नहीं करते ये लोग। और इन्होंने इतना कमजोर कर दिया था कि अंग्रेजों के लिए खुली जमीन छोड़ दी थी कि आओ यहाँ पे कब्जा कर लो। तो कौन था नादिर शाह अब्दाली, फारस, वर्तमान में जो ईरान है, यहाँ का शासक था। अपने प्रतिनिधियों के प्रति मुगल बादशाह द्वारा, मुगल बादशाह इस टाइम में कौन है, मोहम्मद शाह रंगीला, तो ये अपना एक प्रतिनिधि भेजता है, दूत भेजता है, तो रंगीला उसको मरवा देता है जलालाबाद में, और चीजें करता है, तो उनको ज्यादा महत्व नहीं देता है। तो जब इस तरीके का निर्दयी व्यवहार होता है तो एक क्रुद्ध होकर भारत पर आक्रमण करता है। 13 फरवरी 1739 को करनाल के युद्ध में मुगल सेना को बुरी तरह पराजित करेगा ये। मोहम्मद शाह रंगीला को बंदी बना लेता है, कैदी, ठीक है। यहीं पे क्या होता है कि जो निजामुल मुल्क रहते हैं वो इससे एक प्रकार से जो बोलते हैं ना बार्गेनिंग करके कर लेते हैं कि 50 लाख में छोड़ दिया जाए, ये मानने को ही रेडी होता है। लेकिन जो अवध का नवाब होता है वो क्या करता है, इसको लालच देता है कि अगर तुम दिल्ली जाते हो, यहीं से नहीं लौटते हो, तो तुम्हें 20 करोड़ और मिलेंगे। तो नादिर शाह फिर दिल्ली आता है, 20 मार्च 1739 को दिल्ली में प्रवेश करेगा, 57 दिनों तक पूरा कत्लेआम मचाएगा, अपने नाम का खुतबा पढ़ेगा और सिक्के भी जारी करेगा। अब देखो, जिसने इसको इनवाइट किया था उसका भी अब नंबर आने वाला है, अभी बात करते हैं। भारत से क्या क्या ले जाएगा, तख्ते ताऊ सिंहासन ले जाएगा, कोहिनूर हीरा ले जाएगा, टोटल ये 70 करोड़ की लूट करता है भारत से। जो सआदत खां थे, सआदत खां या बुरहान उल मुल्क, कहाँ के थे, अवध के, इन्होंने बोला था कि तुम्हें 20 करोड़ और मिलेंगे अगर तुम दिल्ली जाते हो। तो इन्होंने नादिर शाह को आमंत्रित किया था, परंतु 20 करोड़ नहीं दे पाए। जब उसने मांगे कि लाओ वो 20 करोड़ दो, ये नहीं दे पाए, तो उसने दबाव बनाया, तो इन्होंने क्या, आत्महत्या कर ली सआदत खान ने। अब अहमद शाह अब्दाली के बारे में जान लेते हैं। इसी का उत्तराधिकारी था, नादिर शाह का उत्तराधिकारी था, पहले सेनापति था अहमद शाह अब्दाली। नादिर शाह इसकी बहुत बड़ी बड़ाई करता था, बोलता था हिंदुस्तान, ईरान और पूरे तुरान में हमने इसके जैसा व्यक्ति नहीं देखा। नादिर शाह के उत्तराधिकारी अहमद शाह ने 1748 में भारत पर आक्रमण किया और मणिपुर, कहीं कहीं मैनपुर लिखा रहता है, के युद्ध में शहजादा अहमद से ये पराजित हो जाता है। इसने भारत पर टोटल 7 आक्रमण किए। 1756-57 में एक आक्रमण किया, उसमें मथुरा, वृंदावन, आगरा में लूटपाट की। 5वां आक्रमण 14 जनवरी 1761 को, बहुत फेमस है, आप लोग को पता होना चाहिए, पानीपत का तृतीय युद्ध था, और मराठों को पूरी तरह से उनकी शक्ति को ये खत्म कर देता है, पानीपत का तृतीय युद्ध। तो ये सारी चीजें, लास्ट के इसके 6वां और 7वां सिखों के विरुद्ध होता है जो आक्रमण होता है। अब आते हैं अगले शासक पे, आलमगीर द्वितीय।
1754 से 1759। अजीजुद्दीन को आलमगीर द्वितीय की उपाधि के साथ मुगल बादशाह बनाया गया। तो इनका रियल नेम भी आपको जानना है। रियल नेम क्या था? अजीजुद्दीन। और आलमगीर द्वितीय की उपाधि ली थी। आलमगीर द्वितीय जब ये हैं तो प्रथम कौन थे? प्रथम थे औरंगजेब। औरंगजेब को आलमगीर प्रथम की उपाधि मिली थी। अब प्रथम द्वितीय वहां नहीं लगा होता है। होता क्या है कि जो पहले जिसको जो नाम आ गया तो सेकंड वाले को द्वितीय लगा देते हैं। और इसने आलमगीर का एक ही काम है जो आ सकता है, वो है कि इसने डुप्ले को नवाब खां की उपाधि दी थी। लॉर्ड डुप्ले वही है जो फ्रांसीसी गवर्नर था 42 से 54 के बीच में। अगले शासक हैं शाह आलम द्वितीय। इनके बारे में 1757 का 1765 की बक्सर की लड़ाई सब लोग जानते होंगे। ठीक है। 1759 से 1806 तक रहे हैं। बक्सर में ये साथ देते हैं मीर कासिम का। असली नाम अली गौहर था। बक्सर के युद्ध में मीर कासिम का साथ देंगे। सिराजुद्दौला रहता है उसमें, शुजाउद्दौला, मीर कासिम और ये शाह आलम द्वितीय। ठीक है। सिराजुद्दौला तो 1757 में मर गया पलासी में, वो अभी आएगा पलासी का युद्ध। ठीक है। 1765 में इलाहाबाद की संधि की तथा अंग्रेजों का पेंशनर, मतलब इसको पेंशन दे के इलाहाबाद के निकट कड़ा नामक क्षेत्र दिया गया था इसको। ठीक है। तो पहला ऐसा व्यक्ति था जो पेंशनर बना था अंग्रेजों का। महादजी सिंधिया सबको पता होगा, ग्वालियर आज जो सिंधिया घराने उसी के थे महादजी सिंधिया। महादजी सिंधिया ने इसे दिल्ली की गद्दी पर बैठाया था। और इस टाइम पे जो कागजी मुद्रा चलती थी उसमें एक तरफ लॉर्ड बेलेजली और दूसरी तरफ शाह आलम द्वितीय के हस्ताक्षर होते थे। आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है कि बेलेजली का कार्यकाल क्या था। सबसे पहले वारेन हेस्टिंग्स, इसके बाद दूसरा जो प्रमुख था वो कॉर्नवालिस था, तीसरा प्रमुख जो था वो था बेलेजली जो प्रमुख था। ठीक है। इसका आपको कार्यकाल बताना है। सहायक संधि इसके टाइम पे बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी। 1803 में अंग्रेजों ने दौलत राव सिंधिया को पराजित किया और इनको पराजित कर अंग्रेजों ने दिल्ली पर पूर्णतः कब्जा कर लिया था। शाह आलम को कैद कर लिया था। यहीं पे इसकी मृत्यु हो गई थी। अगला आते हैं अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय को पढ़ना इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। राजा राम मोहन राय ने इसके पेंशन संबंधी जो है ना मुकदमे ब्रिटेन में जाके लड़े थे। तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। इसके काल में ही मुगल सिक्के 1835 में बंद हो गए थे। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं कि मुगल सिक्के किसके काल में बंद हुए थे। जैसे सिक्के के एक तरफ किसके साइन होते थे, दूसरी तरफ किसके होते थे, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। ये पेड बैच के बारे में जानकारी है। जिससे भी पेड बैच ज्वाइन करना है, जूनियर असिस्टेंट का भी पेड बैच चल रहा है, बीपीओ का भी चल रहा है, प्रोसेस सेम है लेने का। ये सारी चीज़ें देख लीजिए, ये सब आपको मिल जाएंगी सुविधाएं, ज्वाइन कर सकते हो। बैच फीस ये है और पेमेंट करने के बाद आपको फ़ोनपे या पेटीएम पर भेज देना है। अकाउंट नेम चेक कर लेना। इसके बाद टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर आपको क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट भेजना है। कोई क्वेरी हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आगे चलते हैं। बहादुर शाह द्वितीय, ये आखिरी मुगल शासक थे। 1837 से 1858 इनका कार्यकाल था। अंतिम मुगल बादशाह थे। जफर उपनाम से कविताएं लिखा करते थे। असद उल्ला खां गालिब इसकी कविता के शिक्षक थे। 1857 के विद्रोह के नेता थे, जो विद्रोही थे 1857 के जो सैनिक वगैरह, उन्होंने लाल किला आके इन्हें बादशाह घोषित कर दिया था और इन्हें अपना विद्रोह का नेता चुन लिया था। बूढ़े थे, वृद्ध थे। जो बख्त खां थे उन्हें सेनापति बना दिया गया था। बाद में इनको कैद कर लिया गया अंग्रेजों ने और रंगून निर्वासित कर दिया था और रंगून में ही इनकी क्या है मृत्यु हो गई थी 1862 में। आज भी इनकी कब्र वहीं पे है। अब कुछ स्वतंत्र राज्य थे। 1707 में क्या हुआ कि औरंगजेब की मृत्यु हुई। तो औरंगजेब ने जो सूबेदार बनाए थे अलग अलग राज्यों के, उन सूबेदारों ने क्या किया, अपनी स्वतंत्रता की घोषणा तो नहीं की, बट वास्तविकता में वो एज अ स्वतंत्र शासक बिहेव करने लगे। जब वो स्वतंत्र शासक बिहेव करने लगे तो सारी चीजें वो देखने लगे। उसमें प्रमुख कौन कौन थे? बंगाल, अवध, हैदराबाद, ये तो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट वाले थे। ठीक है। इसके बाद आमेर, मेवाड़, मारवाड़ राजस्थान के हो जाएंगे। बंगस पठान वगैरह हो जाएंगे। मराठे हैं ही आपके। पंजाब हो गया,
सिंध हो गया, इसके पहले मैसूर हो गया आपका टीपू सुल्तान वाला। ये सारे स्वतंत्र राज्य हैं, इन्हीं के बारे में आगे जाके क्लासेज में आप पढ़ोगे। इन्हीं के साथ अंग्रेज बराबर 1 by 1 करके युद्ध लड़ेंगे। सबसे पहले प्लासी लड़ेंगे, फिर बक्सर लड़ेंगे। बक्सर जैसे ही ख़त्म होगा, संधि होगी इलाहाबाद की, तो 65 में संधि खत्म होगी इनकी, और 1767 से इनका युद्ध शुरू हो जाएगा मैसूर में। तो इस तरीके से इनके युद्ध चलने लगेंगे। तो बंगाल के बारे में जान लेते हैं, पृष्ठभूमि क्या रही जो युद्ध की बनी। बंगाल में क्या हुआ, मुर्शिद कुली खां 1717 से 1727 तक रहा। 1717 में जो फर्रुखसियार दिल्ली का बादशाह है, दिल्ली का ही बादशाह यहाँ का सूबेदार बनाएगा। फर्रुखसियार ने इसको मुर्शिद कुली खां को बंगाल का सूबेदार बनाया, और ये बादशाह द्वारा नियुक्त किया गया बंगाल का अंतिम गवर्नर था, सूबेदार। बाद में क्या हुआ, इसका पद वंशानुगत हो गया, मतलब ये रहेगा, इसका लड़का पोता इसी के परिवार के रहेंगे फिर। और बादशाह जब नियुक्त करता था तो वो मेरिट के आधार पर नियुक्त करता था। 1719 में उड़ीसा भी बंगाल के अधीन कर दिया गया। ये जो दो फैक्ट आ रहे हैं, एक उड़ीसा और दूसरा बिहार, तो बंगाल बिहार उड़ीसा जो आप एक साथ पढ़ते हो ना, फिर 1912 में क्या होगा, 11 में घोषणा कर दी जाएगी, 12 में बिहार अलग होगा और बिहार उड़ीसा अलग हो जाएगा। मीन्स बंगाल एक तरफ और बिहार उड़ीसा एक साथ। और फिर 1935 के अधिनियम द्वारा आपका बिहार से उड़ीसा अलग होगा। तो इसको एक कब किया गया था, 1719 में। इजारेदारी प्रथा क्या होती थी कि जो सबसे ज़्यादा बोली लगाएगा उसको लगान वसूल करने की ठेका दे दिया जाता था। तो किसी व्यक्ति ने बोली लगाई कि वो 1000 रुपये लगान देगा, किसी ने 1500, तो जो व्यक्ति सबसे ज़्यादा बोली लगाएगा उसे ठेका दे दिया, अब वो किसानों से कुछ भी वसूल कर सकता है। तो इसने इजारेदारी प्रथा को बढ़ावा दिया बंगाल में, जिससे राजस्व में वृद्धि होगी इसकी। और तकाबी ऋण, एक प्रकार के कृषि ऋण थे, वो भी इसने उपलब्ध कराए। अगला कौन था बंगाल का, शुजाउद्दीन, 1727 से 1739 तक रहा। मुर्शिद कुली खां का ये दामाद था। इसके समय 1733 में बिहार भी बंगाल के अधीन आ गया। तो पहले उड़ीसा आया, फिर बिहार भी बंगाल के अधीन आ गया। और बंगाल यहाँ तक नहीं था, आसाम वगैरह जो है आज का, नॉर्थ ईस्ट का बहुत सारा पोर्शन बंगाल के अंदर था, बांग्लादेश बंगाल के अंदर था, बहुत बड़ा था बंगाल। जब बंगाल विभाजन होगा तो आप देखोगे 7 से 8 करोड़ जनसंख्या केवल बंगाल की थी, और इंडिया की टोटल स्वतंत्रता के बाद 33 करोड़ जनसंख्या थी। तो सोचो बंगाल कितना बड़ा था। फिर अलीवर्दी खां 1740 से 1756, इसे ऐसा बोला जाता है कि बंगाल की वास्तविक स्वतंत्रता का ये जन्मदाता था। क्यों था, क्योंकि अभी तक इन्होंने स्वतंत्र शासक तो व्यवहार करना तो शुरू कर दिया स्वतंत्र शासक के रूप में, लेकिन होता क्या था कि बादशाह को जो सालाना गिफ्ट देना है 2 करोड़ रुपए सालाना, वो भेजते थे ये लोग, इसने वो भी बंद कर दिया। 1748 में मुस्तफ़ा खां नामक एक व्यक्ति था, अफगानी था। तो मुस्तफ़ा खां के नेतृत्व में अफगान विद्रोह का इसको सामना करना पड़ा अलीवर्दी खां को, और महाबत जंग की उपाधि इसको दिल्ली से मिली थी, दिल्ली के शासकों ने दी थी। इसने मृत्यु से पूर्व, जब इसकी मृत्यु हुई तो उसके पहले ही इसका नाती था सिराजुद्दौला। ध्यान रखना, सिराजुद्दौला आपका बंगाल में, शुजाउद्दौला आपका अवध में। तो सिराजुद्दौला को इसने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। लेकिन क्या हुआ कि जो उत्तराधिकारी इसने नियुक्त किया था, इसके इसी दावे को इसके ही जो परिवार वाले थे, शौकतगंज था, पूर्णिया का सरदार था एक प्रकार से शौकतगंज, इसने चुनौती दे दी। और अलीवर्दी खां की बेटी थी घसीटी बेगम, इसने चुनौती दी, ये चुनौती देंगे, इसको शासक नहीं मानेंगे, आगे चल के जब इसको शासक नहीं मानेंगे तो अंग्रेज इन दोनों को संरक्षण देंगे। पलासी युद्ध में पढ़ोगे, शौकतगंज और घसीटी बेगम को अंग्रेज संरक्षण देंगे, तो सिराजुद्दौला नाराज होगा, और फिर यही पलासी युद्ध का एक कारण ये भी बनेगा, एक काल कोठरी की घटना भी बनेगी, है ना, एक दस्तक फरमान भी बनेगा। अब अवध के बारे में बात कर लेते हैं। अवध के कौन कौन से शासक रहे। तो 1722 में अवध ने भी स्वतंत्र राज्य के रूप में व्यवहार करना शुरू कर दिया था। सआदत खां बुरहान उल मुल्क की बात हुई है, 1722 से 1739 में रहे हैं। यही थे जो आमंत्रित करते हैं नादिर शाह को, बाद में आत्महत्या करते हैं। स्वतंत्र अवध राज्य की इसने 1722 में नींव रखी। पूरा नाम इसका क्या था, सआदत खां और बुरहान उल मुल्क, शहादत खां बुरहान उल मुल्क। इसके समय अवध की राजधानी क्या थी, फैजाबाद थी। तो ये भी ध्यान रखना, अभी फैजाबाद है, आगे चल के क्या लखनऊ बनेगी। 1739 में आत्महत्या कर ली थी।
दूसरा अवध का शासक कौन है? सफदरजंग। सफदरजंग नाम से एक हॉस्पिटल है दिल्ली का बहुत बड़ा, ठीक है। तो 1739 से 1754 तक ये रहे। मोहम्मद शाह रंगीला ने इसे वजीर नियुक्त किया था। जब वजीर होते हैं तो ये नवाब वजीर कहलाते थे, क्योंकि अवध के नवाब थे और ये केंद्र में वजीर होते थे। 1748 में मणिपुर के युद्ध में इसने मुगलों का साथ दिया था। किसके? अब्दालियों के खिलाफ, ठीक है, अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ। अगला शासक कौन है? शुजाउद्दौला। देखो जो बीच के छोटे मोटे शासक हैं जो इंपॉर्टेंट नहीं है उन्हें इग्नोर किया, जो बातें इंपॉर्टेंट नहीं है इनके बारे में उन्हें भी इग्नोर किया गया। शुजाउद्दौला 1754 से लेकर 1775 तक था। पानीपत के तृतीय युद्ध में अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए कि इसके ऊपर आक्रमण ना करे, तृतीय युद्ध में जो अहमद शाह अब्दाली है इसने क्या किया? इसी का साथ दे दिया कि हम तुम्हारा साथ देंगे, तुम हमारे ऊपर आक्रमण नहीं करना। 1773 में शुजाउद्दौला और वारेन हेस्टिंग्स के बीच एक बनारस की संधि हुई थी, ठीक है। फिर आएंगे आसफ उद्दौला। इनके बारे में जानते हो कि बड़ा इमामबाड़ा बनवाया, रूमी दरवाजा इन्होंने ही बनवाया, भूल भुलैया वगैरह। तो 1775 से 1797 कंपनी के साथ फैजाबाद की एक संधि की गई इसके समय में। इसके अनुसार क्या है? कंपनी नवाब के मंत्रियों की नियुक्ति करेगी। जो कंपनी के अधिकारी कर्मचारी होंगे उन्हें अवध में व्यापार की पूर्ण स्वतंत्रता मिलेगी। इस तरीके से इसके संधि के क्या थे? अलग अलग प्रावधान थे। अब नवाब तो रहेगा ये, लेकिन इसके मंत्रियों की नियुक्ति कौन कर रहा है? कंपनी। यह राजधानी फैजाबाद से लखनऊ लेके आ गया। तो अब तक जो फैजाबाद अवध की राजधानी थी वो लखनऊ आ गई। इमामबाड़े का इसने निर्माण कराया, यहाँ बड़ा इमामबाड़ा कर लेना। रूमी दरवाजे का भी निर्माण कराया इसी ने। और इमामबाड़े के वास्तुकार कौन थे? किफायतुल्लाह। यूपी जीके पढ़ाई गई है, यूपी जीके की क्लासेज यहीं पे पढ़ी हुई हैं, इसी चैनल पे आप लोग देख सकते हो। उसमें और डिटेल में कराया है अवध की जो वास्तुकला है। इसने वारेन हेस्टिंग्स के साथ मिलकर अवध की बेगमों से जबरन धन छीना था। एक क्वेश्चन आता है कि अवध की बेगमों से ज्यादती किसने की थी? तो ये वारेन हेस्टिंग्स था, उसके साथ ये भी मिला हुआ था आपका आसफुद्दौला, ठीक है। इसके बाद जब वारेन हेस्टिंग्स यहाँ से 1785 में जाता है तो इस पर ब्रिटेन में क्या होता है? महाभियोग चलाया जाता है ज्यादती के लिए। अब आते हैं आखिरी नवाब जो अवध का था, वाजिद अली शाह। 1847 से लेकर 1856 तक रहते हैं। अवध का अंतिम नवाब था। रंगीला शाह के नाम से भी प्रसिद्ध था, क्योंकि इसके यहाँ पे भी बहुत सारे कथक वगैरह को यहीं पे मिला है। गज़ल गायकी यहीं से शुरू हुई। बेगम अख्तर जो थी गज़ल गायकी इसी के दरबार में थी। तो ये भी कलाओं को बहुत ज़्यादा प्रश्रय देता था, इसलिए इसका नाम रंगीला शाह था। अन्य उपनाम क्या थे? अख्तर पिया। अख्तर पिया नाम की इसने एक ठुमरी की बंदिशें भी लिखी थी, ठीक है। दीवाने अख्तर में वाजिद अली द्वारा लिखी गई गजलों का संग्रह है। तो दीवाने अख्तर जो बुक है वो क्या है? इसके गजलों का संग्रह है। इसी के समय ठुमरी का संग्रह किसमें? दस्तूर ए बाजदी नाम से पूरा किया गया। इसके समय में क्या होगा? लॉर्ड डलहौजी है यहाँ पे, वो क्या करेगा? कर्नल स्लीमैन को भेजेगा, जाओ अवध का दौरा करो, अवध की स्थिति का वर्णन करो। तो अवध की स्थिति ये बहुत ही खराब बताता है कर्नल स्लीमैन, और अवध पे एक पुस्तक लिखता है, जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध इन द ईयर 1849 से 50। अब यहाँ से माहौल बन रहा है, देखो अवध के विलय का माहौल बन रहा है। इसने स्थिति बहुत खराब बताई। फिर एक रहेंगे जेम्स आउटरम, कर्नल जेम्स आउटरम। ये आउटरम लेन करके है, जीटीबी नगर या मुखर्जी नगर, जो लोग भी गए होंगे उन्हें पता होगा, उसके आसपास जीटीबी नगर के आसपास आउटरम लेन है, तो इसी के नाम पर है। तो वाजिद अली शाह के समय कर्नल जेम्स आउटरम रिपोर्ट के आधार पर कुशासन का आरोप लगाते हैं, और ये कुशासन का आरोप लगा के 1856 में अवध का विलय कर लिया जाता है। जब अवध का विलय होगा तो 1857 के विद्रोह का एक प्रबल कारण ये बनेगा। यहाँ पे आज की क्लास आपकी खत्म होती है। नेक्स्ट क्लास में हम अगले टॉपिक देखेंगे, अवध के अलावा जो आपका मैसूर हो गया, मराठा राज्य वगैरह देखेंगे। ये बीपीओ पेड बैच की जानकारी है, ये सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा। ऑलरेडी यहाँ पे ऐसी चीज़ें हो रखी हैं कि कंटेंट इतना ज़्यादा है, मोर देन एनफ है। रिवीजन प्रोग्राम चल रहा है, टेस्ट चल रहे हैं बराबर, तो आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हो। ये फीस है, इस नंबर पे आपको पे करना है और स्क्रीनशॉट भेज देना टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर। कोई क्वेरी है तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो।
बाकी जिसको भी क्लासेज अच्छी लग रही हैं अपने मित्रों से, फैमिली से शेयर करते रहो। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।